स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। जब जंग होती है तो सरहद पर सेना को आयुध देता है, प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो देश को अलर्ट करता है, और जब महामारी आती है तो देशवासियों को आयुष उपलब्ध कराने में जुटा है। महामारी में मददगार सामने आया है हिंदुस्तान का संकट मोचक DRDO। जब लोगों की सांसें टूटने लगी तो दिल्ली में चंद दिनों में बड़ा अस्पताल खड़ा कर दिया। लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल 7 दिन में तैयार कर दिया, और अब काशी में 1000 बेड बनाने में जुटा हुआ है। 1000 बेड, हर मरीज को मिलेगी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होगी, साथ में टूटती सांसों को मिलेगी राहत। युद्ध स्तर पर अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। ऑक्सीजन से लेकर हर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो काशी में कोरोना की वजह से लड़खड़ाती जिंदगी को जीवन दान मिलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस खेल मैदान में DRDO की ओर से बन रहे इस अस्थायी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। DRDO के इस अस्पताल में 3 ब्लॉक हैं। तीनों में अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ICU और जनरल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं ताकि मरीजों की स्थिति के हिसाब से जरूरी उपचार मुहैया कराया जा सके। 3 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक जो सबसे आगे आप देख रहे हैं वो ICU ब्लॉक है। इसके अलावा ये 2 जो ब्लॉक हैं ये ऑक्सीजन वाले ब्लॉक हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी उन मरीजों को रखा जाएगा, सामान्य मरीजों को रखा जाएगा। और जो सबसे आगे आप देख रहे हैं वो है ICU का बेड। कुल जो बेड हैं वो 1000 हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल स्टाफ के लिए भी अलग अलग जिसे कहते हैं ब्लॉक बनाए गए हैं। जैसे ये एक तस्वीर मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि ये एक तस्वीर है जो मेडिकल ब्लॉक की है। मतलब यहाँ पर डॉक्टरों के केबिन होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ के केबिन होंगे। इसके अलावा जो अस्पताल से जुड़े हुए जो भी तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, मसलन जो ऑक्सीजन सपोर्ट्स के लिए जो एक टीम होगी वो होगी। DRDO के इस अस्पताल की बारीकियों को आइए एक एक कर समझते हैं। DRDO के अस्पताल में ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में समझिए, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। लेकिन इस अस्पताल में ऐसा नहीं होगा। अस्पताल में 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। 3 अलग अलग जगह ऑक्सीजन रखे जाएंगे। एक कंटेनर 20 मीट्रिक टन का होगा। 10-10 मीट्रिक टन के भी 2 कंटेनर होंगे। फिलहाल काशी के लिए चंदौली और दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे ऑक्सीजन का बैकअप इस समय कितना है? ऑक्सीजन का बैकअप लकीली वाराणसी में बहुत अच्छा है। आने वाले 3 दिन तक काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है। हम लोगों का छोटा इशू खाली रहता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के फिलिंग प्लांट हैं उनमें कई बार छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से जो भी प्लांट चल रहे हैं, न केवल वाराणसी में बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मिर्ज़ापुर है, वहाँ की LMO टाइड अप है, और 3 दिन तक आने वाले तक स्थिति बड़ी कंफर्टेबल है। और जब DRDO का ये अस्पताल तैयार हो जाएगा तो मुश्किलें और कम हो जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया DRDO के इंटरवेंशन से यहाँ पे काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के और बाकी सभी जो दिल्ली की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सीधे मार्गदर्शन में ये काम यहाँ पे चालू हो चुका है। इसमें सीवरेज लाइन बिछाने का काम है, बिजली की लाइन बिछाने का काम है, CC रोड और प्लेटफॉर्म बेस बनाने का काम चालू है। इसी के साथ बाकी भी जो सहायक विभाग हैं वो सारे दिन रात जुटे हुए हैं। उनको स्टेट की फंडिंग दिलवा के सारे काम करवाए जा रहे हैं। ICU वार्ड में तेजी से काम चल रहा है। कारीगर और एक्सपर्ट 24 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए कैसे ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बेड को अपनी जगह पर फिट किया जा रहा है। ICU वार्ड में वेंटिलेटर भी लगाए जा रहे हैं। कोशिश है कि 1 हफ्ते में ये बनकर तैयार हो जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग। ये कैमरा पर्सन कहूँगा कि ये सामने दिखाएं। ये एक तस्वीर है। तो करीब 1000 बेड वाराणसी को इस अस्पताल के अस्थाई अस्पताल के बन जाने के बाद सपोर्ट में और मिलेंगे। वाराणसी में संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से फ़िलहाल कुछ दिनों से घटी है, जो मरीज 2500 आ रहे थे वो मरीज 1800 हुए, 1700 हुए, और अब फिलहाल मरीजों का जो आंकड़ा, औसत आंकड़ा है वो 1300-1400 के बीच में है। काशी में इस वक्त 45 कोविड अस्पताल हैं। 45 अस्पतालों में 2000 बेड हैं। इसके बाद भी वाराणसी के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं। इसलिए DRDO की मदद से BHU में इस अस्पताल को तैयार किया जा रहा है।
एक सबसे बड़ी ज़रूरत वेंटिलेटर्स की है, क्योंकि वेंटिलेटर्स बेड की संख्या वाराणसी में निजी और सरकारी को जोड़कर कम है जितने मरीजों को चाहिए। इसी के लिए ये DRDO की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह अस्पताल बनाया जा रहा है। करीब 1 हफ्ते बताया जा रहा है कि इस अस्पताल को बनने में लगेंगे। जो अभी की तस्वीरें हैं उस हिसाब से जो वेंटिलेटर वाला ब्लॉक है वो काफ़ी हद तक बन गया है, उसमें 60% तक काम हो गया है। वेंटिलेटर वाले ब्लॉक में सबसे ज्यादा काम, ऑक्सीजन ब्लॉक में 40% काम पूरा कर लिया गया है। 1-2 दिनों में ICU को लगभग तैयार कर लिया जाएगा। ऐसे ही सभी ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे पहले अभी ढांचा खड़ा किया जाएगा, उसके बाद जो आप तस्वीरों में देख रहे थे कि वहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट्स के लिए और जो दूसरी है जो है सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उनके सपोर्ट के लिए पूरा जो है प्लान के तहत स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तीसरे वाले ब्लॉक में स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दिन और रात काम चल रहा है और प्रशासन को उम्मीद है कि हफ्ते भर में इस पूरे अस्थायी अस्पताल को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद वाराणसी और पूर्वांचल में बड़ी संख्या में जो मरीज निकल रहे हैं उनको इस अस्पताल के बन जाने के बाद बेहद सुविधा होगी, सहूलियत होगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वैसे दिल्ली में भी सरदार पटेल के नाम से इसी तरह का एक अस्थायी अस्पताल काम कर रहा है। वहां पर सैकड़ों लोगों को मदद मिल रही है। लखनऊ में भी 2 मई से 500 बेड वाला अस्पताल शुरू होने वाला था, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से थोड़ी देरी हो गई। DRDO के लखनऊ वाले अस्पताल में पूरा स्टाफ तैनात कर दिया गया है। सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था के बाद मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हालात लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल के बाद से DRDO की तरफ से ये 500 बेड का अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया गया 10 दिनों में। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे और ये माना जा रहा था कि ट्रायल के बाद 2 मई से यहाँ पर एडमिशन्स मिलने शुरू हो जाएंगे कोरोना मरीजों को। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि चूंकि बेड तो बनकर तैयार है, हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर एडमिशन मिलने शुरू नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन होना भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो इन्होंने ये बताया कि इनकी तरफ से 20 KL ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी पर डे, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई और आज DRDO की तरफ से 10 KL ऑक्सीजन की डिमांड की गई, जिसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। ये हॉस्पिटल शुरू होना था 2 मई से, लेकिन अभी कब से शुरू हो पाएगा, कब से यहाँ पे लोगों को एडमिशन मिलना शुरू हो पाएगा, यहाँ पर इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। ये बताइए भाई साहब, यहाँ पे एडमिशन मिलना कब से शुरू होगा? मैडम इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता। अभी अच्छा, 2 मई से बोला गया था कि एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी हमें जानकारी नहीं है इसकी अभी हमें कोई फिक्स जानकारी नहीं है। आप लोगों को क्या बताया गया है? मैडम ऑपरेटर में है अभी हम लोग की ऐसी मैं बता रहा हूँ, अभी कोई जानकारी अभी नहीं है फिलहाल। 2 मई से बोला गया था कि यहाँ पे एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे, क्या आप लोगों को भी यही बताया गया? मैडम अभी नहीं, हम लोग को अभी बताया नहीं गया है। अभी तो सब यहाँ पे हैं हम लोग, तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी कोई कोई सूचना अभी इसकी नहीं है अभी हमें। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर इनको फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब से ये शुरू हो जाएगा या कब से लोगों को एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए आप कि ये 500 बेड का हॉस्पिटल है अस्थाई, इसमें 150 वेंटिलेटर वाले बेड हैं, साथ ही 500 बेड जो ऐसे हैं और 500 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। और शायद इसीलिए जो डिमांड की गई है ऑक्सीजन की इस हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, वो सरकार शायद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और इसीलिए ये माना गया कि अभी इसको शुरू होने में और समय लग सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा है तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी बात चल रही है और हम जल्द से जल्द ये प्रयास कर रहे हैं, चूँकि इस समय अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। DRDO की तरफ से ये जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, इसको लेकर जो डिमांड की गई है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उस डिमांड को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लोगों को ये लग रहा था कि 2 मई से उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे, या जो लोग बेड की वजह से, बेड की कमी की वजह से दर दर भटक रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, फिलहाल उन्हें कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
कोरोना काल में कालाबाजारी का जख्म एक ऐसा जख्म है जिसे लोग नहीं भूल पाएंगे, जो कोरोना की मार झेल रहे हैं, जिनके अपने अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे ही लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर दिल्ली और नोएडा में दवाओं की कालाबाजारी चल रही है। जरा समझिए मुसीबत में मुनाफे का ये खेल कैसे और कौन खेल रहा है। महामारी के संकट ने मानवता को झकझोर दिया है। देश में बहुत से लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। एक तो नहीं बल्कि कई शहरों में ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे थे। साउथ दिल्ली में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,65,000 रुपए में बेचने वाले 2 कालाबाजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर में पानीपत के एक कोरोना पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के नाम पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए वसूले गए। यूपी के कानपुर में 2 आरोपियों को 1,000 का फ्लो मीटर 10,000 में बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में सरकार ने ऐलान किया है कि रेमडेसिविर समेत कोरोना की नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ मानव वध का केस चलेगा। कोरोना काल में न्यूज 18 दो तरफा मोर्चे पर डटा हुआ है। एक तरफ लोगों का दर्द और उनकी मुश्किलें दिखाकर सिस्टम के जरिए उन्हें राहत दिलाने वाली खबरें दिन रात दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले कालाबाजारियों को बेनकाब करने का मिशन भी जारी है। देश के हर शहर में ऐसे कालाबाजारियों को ढूंढकर उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा था। जब कालकाजी में रहने वाले भारत जुनेजा ने इसके लिए संपर्क किया तो उसे 1,65,000 रुपए में बेचा गया। इस कालाबाजारी की पोल तब खुली जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले ने घर जाकर देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। कालाबाजारियों ने कंसंट्रेटर वापस लेने से मना कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एफआईआर दर्ज करके कालाबाजारी करने वाले अनुज मिंडा और रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाले उसके साथी गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी कोरोना काल के कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। साउथ दिल्ली में रहने वाले 2 युवकों ने मरीजों के फर्जी पर्चे पर कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिए। इसके बाद जरूरतमंदों को उन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचने की शिकायत मिली। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 15 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर लिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस की भी खासी कमी है। न्यूज 18 की टीम को एक ऐसा परिवार मिला जो दिल्ली के तिलक नगर से इलाज के लिए पानीपत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। पीड़ित कमल के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित अपने भाई के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस से आया था उसने 35,000 रुपए लिए। मुनाफाखोर एम्बुलेंस चालक ने 3 से 4 हजार रुपए की जगह 10 गुना ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस ठगी के बाद जब वो पानीपत जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने के लिए कह दिया गया। इस आरोप पर सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है। हमने एम्बुलेंस को 35,000 रुपये दिए यहाँ पर आने तक के,
जहाँ इतना इतना उन्होंने मुंह फाड़ रखा है, वहाँ पर जो जैसे मर्जी आए लूट रहा है वहाँ पर ना। और दिल्ली तिलक नगर से यहाँ तक आने के, पानीपत आने के उन्होंने 35,000 रुपये ले लिए हमारे से। ऑक्सीजन भी हम अपनी ऑक्सीजन हमने रख के लाए हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं था। मेरी नॉलेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया था। अगर सर आता तो शिकायत आएगी तो नेचुरली इसकी जांच करेंगे हम। अब आपने बताया तो मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑक्सीजन और सिलेंडर दोनों की काफी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन गैस भरवाने के लिए एक एक सिलेंडर हजारों रुपए में ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर है। लेकिन किल्लत और कालाबाजारी सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की नहीं हो रही है, बल्कि उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को भी 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 1,000 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया। कीमत है 13 से 15। और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? सर जिनके अंडर हम जॉब करते हैं। यही पूछो ना, कौन है जिनके अंडर में जॉब कर रहे हैं? बदमराज से। कहाँ है उनका मेडिकल स्टोर? उनका मेडिकल स्टोर उन्हीं का नंबर है, मम्मी को फोन करते हैं। तो है कहाँ, वो काम कहाँ से करते हैं? मेडिकल स्टोर नहीं है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लो मीटर लगाकर उसे मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज को दी जानी है। पुलिस ने फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक अज्ञात वेब कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में, और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर कोरोना मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले मुनाफाखोर अगर बाज नहीं आए तो ऐसे मामलों में गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है।